हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के पॉलिटी के प्रीमिक्स में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे क्वेश्चन जिससे आपके 5 फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। तो मैंने आपको बताया था लास्ट प्रीमिक्सेस में भी कि पॉलिटी में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक जो आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को चेक करते हैं और दूसरा जो आपकी फैक्चुअल नॉलेज को चेक करते हैं। आज थोड़ा फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, फैक्ट्स के बारे में अपनी नॉलेज को स्ट्रेंथन करेंगे और पता लगाएंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू कि क्या हमारी रिवीजन पक्की हो रही है या नहीं हो रही है या उसमें कुछ गैप्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको प्रोसेस पता है, क्वेश्चन देखना है, पॉज करना है, उसे सॉल्व करना है और जब मैं डिस्कस करूंगा तो उसके साथ साथ अपने सॉल्यूशंस चेक करके आंसर बताने हैं। तो आपके लिए ये सिंपल प्रोसेस चलना है। पहला क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर है और पूछ रहा है कि कौन सा वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनमें से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की दी गई एडवाइस को वापस देने के लिए लाया गया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, रीड द स्टेटमेंट, आंसर। सेकंड भी हमारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है और कुछ बेसिक आर्टिकल्स की नॉलेज से रिलेटेड है। तो अगेन मैं आपके बेसिक्स और फैक्चुअल नॉलेज को यहां पे टेस्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट आते हैं एक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। फोर्थ क्वेश्चन है मैंडेमस के बारे में। ये 2022 का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो रिट की हमारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी थोड़ा रिवाइज करेंगे। एंड फाइनली एक बिल्कुल ही सिंपल सीधा सवाल जो आपको एक और फैक्ट से रूबरू करवाने वाला है। चलिए, तो अब इन क्वेश्चंस के बाद सॉल्व करने के लिए इनके लिए चलते हैं। उससे पहले एक जरूरी सूचना, 28 नवंबर से हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स संभव स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर आप डेली लाइव क्लासेस, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स के साथ साथ सारी कवरेज होगी। स्टैटिक की भी कवरेज होगी, करंट अफेयर्स की भी कवरेज होगी, पर्सनल 1:1 मेंटोरशिप भी मिलेगी, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस प्लस 8 फुल लेंथ टेस्ट आपको साथ में मिलने वाले हैं और टेलीग्राम ग्रुप में आपको हर किसी डाउट के रेजोल्यूशंस मिलने वाले हैं डेली लाइव क्लास के साथ साथ। तो इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं एट वेरी नॉमिनल प्राइसेस एज कंपेयर टू what you generally pay for a full course। और ये फुल कोर्स की तरह ही है, आपको 5 महीने के अंदर तैयार कर देगा प्रीलिम्स 2023 के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था दोस्तों कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर टू रेफर अ मैटर बैक टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर रिकंसिडरेशन वाज इंसर्टेड बाय विच अमेंडमेंट। तो जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू को टूल बनाना है, एक अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने का और दूसरा नॉलेज गेन करने का, रिवीजन का भी अपने टूल बनाना है। तो जितने भी आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे उसके जो बाकी के ऑप्शंस होते हैं उसको भी देखना है, उसको भी पढ़ना है और ये आपके लिए एक प्रैक्टिस का सेशन बन जाएगा। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सर, दैट वाज द एक्ट जिसने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर की गई कई सारी गलतियां या कई सारी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की जो टेंडेंसीज थी उनको चेंज किया। एग्जाम्पल के तौर पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने यह कहा कि एडवाइस ऑफ द कैबिनेट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऊपर जो एडवाइस है वो बाइंडिंग है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एडवाइस बाइंडिंग है उसको दोबारा एक बार रिकंसिडरेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेजा जा सकता है, ऐसा 44th अमेंडमेंट ने कह दिया। तो प्रेसिडेंट ऑल्दो हमें पता है नॉमिनल हेड है, लेकिन किसी मामले में, कुछ मामलों में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उनकी एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए जरूर कह सकता है। ऐसे ही 42nd अमेंडमेंट ने बहुत सारी चीजें की थी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने रिट ज्यूरिसडिक्शन जो थी आपकी सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, जो आर्टिकल 32 के अंदर होती है, उसको रिड्यूस कर दिया था। इनफैक्ट उसने आर्टिकल 32A नाम का आर्टिकल ऐड कर दिया था हमारे संविधान में और इस संविधान के अंदर यह लिख दिया था कि किसी भी तरीके से रिट पिटीशन फाइल नहीं हो सकती, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिट है चाहे वो मैंडेमस की हो, चाहे वो सर्टियोरारी की हो, प्रोहिबिशन की हो, कोई भी रिट पिटीशन फाइल नहीं हो सकती टू डिक्लेयर एनी स्टेट लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो स्टेट लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करने के लिए, कोई कानून संवैधानिक है या नहीं ये चेक करने के लिए, और स्टेट का लॉ मतलब राज्य का लॉ नहीं, गवर्नमेंट का बनाया गया लॉ, इसको चेक करने के लिए रिट नहीं इशू की जा सकती। तो दे रिड्यूस्ड द रिट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 42nd अमेंडमेंट ने ही ये किया था।
और 43rd अमेंडमेंट ने इसे रिपेयर किया। तो 43rd अमेंडमेंट ने क्या किया? इट रिस्टोर्ड द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, ये चेक करने के लिए भी रिट फाइल की जा सकती है, और 43rd अमेंडमेंट ने ऐसा सुधार लाया। तो इससे आपको ये वाली अमेंडमेंट भी याद हो गई 43rd, और 44th वाली अमेंडमेंट भी याद हो गई। अब आखिरी कौन सी थी? 35th याद करिए। सिक्किम के स्टेट की फॉर्मेशन अगर आपने पढ़ी है तो आपने 2 स्टेजेस में सिक्किम के स्टेट की फॉर्मेशन पढ़ी होगी। सिक्किम पहले भारत का प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना था, और 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 से आर्टिकल 2A इंसर्ट किया गया था और सिक्किम को एक नई कैटेगरी बना दिया गया था प्रोटेक्टोरेट स्टेट का। लेकिन 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 से क्या हुआ? सिक्किम को एक फुल फ्लेजेड स्टेट बना दिया गया भारत का, और उसको ऐड कर दिया गया इंडिया की टेरिटरी के अंदर। तो 35th अमेंडमेंट मेड सिक्किम अ प्रोटेक्टोरेट। तो इसका मतलब सही ऑप्शन है ए। तो ऐसे ही आपने याद करना है। 42nd और 44th में बहुत और भी चीजें हुई थी, वो इस वीडियो के स्कोप में मैं डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि जल्द से जल्द हमने डिस्कस करना है। आर्टिकल 3, यहां पे आर्टिकल 3 की जगह क्या आएगा सर? आर्टिकल 2। जब भी किसी नए स्टेट्स को एडमिट करना है इंडिया के अंदर, यूनियन ऑफ इंडिया में, तो उसके लिए आर्टिकल 2 रेफर होता है। और आर्टिकल 3 किसके लिए रेफर होता है? आर्टिकल 3 इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो कोई स्टेट को जोड़ना, इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट, चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। तो इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन के लिए आर्टिकल 3 है, और बाहर से किसी नए स्टेट को जोड़ने के लिए आर्टिकल 2 है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही थी? स्टेटमेंट 2 कहती थी कि सेटलमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल बाउंड्री डिस्प्यूट डज नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबरी यूनियन केस के बाद यह कह दिया था कि सेटलमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल बाउंड्री डिस्प्यूट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सिर्फ डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात अगर हो रही है, इंटरनेशनल बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करने की बात हो रही है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होती। अब ये क्या मतलब हुआ? देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, ये डिस्प्यूट सेटलमेंट के बारे में है, ये ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी के बारे में नहीं है। अगर हमें अपनी कंट्री की टेरिटरी दूसरी कंट्री को ट्रांसफर करनी है, तब हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट का सेटलमेंट साइन करने के लिए, इंटरनेशनल बाउंड्री का डिस्प्यूट का सेटलमेंट साइन करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब कि अगर अपने टेरिटरी आप किसी और को दे रहे हो, दैट मीन्स कि उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट सही है। 100th Constitutional Amendment Act was enacted to give effect of transfer of territories। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी शब्द जब आएगा तब आपको बताना है कि हाँ, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए ओवरऑल आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए। अपनी कंट्री की टेरिटरी अगर दूसरी कंट्री को दे रहे हो तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। जब ये चेंज हो रहा है, ठीक है, ओनरशिप ऑफ टेरिटरी का चेंज हो रहा है, तब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी सही और सही है, क्योंकि एक्चुअल में 2015 के अंदर 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिससे कुछ एनक्लेव्स का एक्सचेंज किया गया था, भारत से बांग्लादेश की तरफ और बांग्लादेश से इंडिया की तरफ। 2014 में लैंड बाउंड्री प्रोटोकॉल साइन किया गया था, उस वक्त की ये बात है। तो इसका मतलब सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, और पहली स्टेटमेंट है गलत, क्योंकि आर्टिकल 2 होना चाहिए वहां पे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में नॉट करेक्ट, इसमें से क्या चीज नॉट करेक्ट? क्या दोनों हाउसेस को प्रिस्क्राइब्ड स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास करना होता है? बिल्कुल सही होता है, क्योंकि आर्टिकल 368 के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें स्पेशल मेजॉरिटी है, वो भी 2 टाइप की है, एक स्पेशल मेजॉरिटी विदाउट स्टेट कंसेंट और एक स्पेशल मेजॉरिटी विद स्टेट कंसेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है। बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्या वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है और लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है? जी हाँ, दोनों में। आप जब भी नोट्स बनाएंगे अपने बिल से रिलेटेड या मेजॉरिटी से रिलेटेड, जरूर अपने अलग से नोट्स बना लीजिए, जिसमें आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो, इफेक्टिव मेजॉरिटी हो, स्पेशल मेजॉरिटी हो, सिंपल मेजॉरिटी हो, और इन सब से क्या क्या चीजें की जाती हैं, इनको आपने जरूर एक जगह नोट्स में लिख देना है। अगर आप नहीं ऐसा करते हो तो आई एम टेलिंग यू, आप
कंफ्यूज हो जाओगे पेपर के अंदर जाके कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट के लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, और लोकसभा के स्पीकर के रिमूवल के लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, बताओ मुझे इनमें से कौन सी मेजॉरिटी चाहिए टू रिमूव स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो नोट्स बना लो, ठीक है, फायदे में रहोगे, बता रहा हूं। लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो मेजॉरिटीज के लिए अलग से एक पेज रख लो और उसमें सारे टाइप्स की मेजॉरिटी और उससे क्या क्या हो जाता है इंडिया में वो लिखना है। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। प्राइवेट मेंबर यानी कि कोई नॉन गवर्नमेंट का मेंबर, नॉन मिनिस्टर, क्या ऐसा बिल रख सकता है? बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रखने का हक एक नॉन मिनिस्टर मेंबर को भी है। और तो जब हमें गलत स्टेटमेंट पता लग गई तो वैसे तो इसको नहीं देखना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को यानी कि संविधान को अमेंड करने के लिए हम कभी जॉइंट सेशन या जॉइंट सिटिंग नहीं बुला सकते हैं, तो ये जॉइंट सिटिंग भी नहीं होगी। फोर्थ, ये 2022 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है मैंडेमस। तो मैंडेमस के बारे में पूछ रहा है, इट विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैंडेमस तभी लाई करता है, या मैंडेमस एक तरह की कमांड होती है, एक इंस्ट्रक्शन होती है कि जो पब्लिक ऑफिशियल या पब्लिक पोस्ट पे बैठा हुआ बंदा या पब्लिक ड्यूटी निभाता हुआ कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं करता है तो उसे ये बोलने के लिए कि आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करें, मैंडेमस की रिट इशू की जाती है। मैंडेमस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं हो सकता क्योंकि उसका अपना फ्रीडम है, मैंडेट है। लेकिन अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की एजेंसी बन के काम कर रहा है, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टरशिप में काम कर रहा है, तो इसका मतलब यह होता है कि वो पब्लिक ड्यूटी कर रहा है और उस वक्त उसको मैंडेमस की रिट इशू की जा सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही। मैंडेमस की जो रिट है वो गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करने वाली किसी भी संस्था या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लगाई जा सकती है। इट विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी। तो कहने का ये मतलब है कि गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक बॉडी हो, कॉरपोरेशन हो, कोई कोर्ट हो, कोई ट्राइब्यूनल हो या गवर्नमेंट खुद, उसके खिलाफ भी मैंडेमस इशू किया जा सकता है। ये तब जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी या लीगल ड्यूटी जो है वो नहीं निभा रहे। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है कि मैंडेमस गवर्नमेंट कंपनी के खिलाफ चल सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो पर्सन हो या वो गवर्नमेंट कंपनी हो, उसके खिलाफ मैंडेमस इशू की जा सकती है। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट पर्सन के खिलाफ मैंडेमस नहीं इशू की जा सकती। तीसरा, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी ए पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्वो वारंटो। क्वो वारंटो होता है दूसरी फिफ्थ टाइप की रिट जो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 32 के अंदर, और उसके हिसाब से ये होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी पब्लिक ऑफिस में है, लीगल ऑफिस में है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में है और हमें ऐसा लगता है कि वो उस लीगल ऑफिस की क्वालिफिकेशंस नहीं फुलफिल कर पाता है, तो हम उससे पूछ सकते हैं कि बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय हुज अथॉरिटी आर यू सिटिंग इन दिस ऑफिस। तो फिर उस बंदे को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इस ऑफिस के लिए क्वालिफाइड हूं, मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कुछ क्वालिफिकेशन है इलेक्शन कमिश्नर बनने की। अगर आपकी वो क्वालिफिकेशन क्रॉस हो चुकी है या आप उस क्वालिफिकेशन में नहीं आते हो तो आपके खिलाफ क्वो वारंटो इशू किया जा सकता है। और ये क्वो वारंटो कोई भी पब्लिक माइंडेड इंडिविजुअल या पिटिशनर इशू कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो अफेक्टेड हो आपके काम से। मतलब कोई इंसान जो है, नॉर्मल पर्सन, लीगल पर्सन इन इंडिया कैन गो एंड आस्क टू इशू अ क्वो वारंटो रिट। तो स्टेटमेंट 3 सही है। तो इसका मतलब आपके बेसिक्स आपको जरूर रिवाइज करने होंगे। मैंडेमस के बारे में एक और चीज जान लें, मैंडेमस जो है कहां कहां नहीं इशू की जा सकती वो भी आपको याद रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन, यानी कि ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दिया है मेरे को डिपार्टमेंट के अंदर किसी ने और मैंने वो फॉलो नहीं किया, तो उसके लिए नहीं है। लीगल कहीं पे मेरी ऑफिशियल ड्यूटीज लिखी हुई हैं, चाहे वो लॉ के अंदर चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सिर्फ उसी को एनफोर्स करने के लिए मैंडेमस इशू किया जा सकता है। जब ड्यूटी डिस्क्रिशनरी ड्यूटी हो, मैंडेटरी ड्यूटी ना हो, उसे एनफोर्स करने के लिए मैंडेमस नहीं इशू किया जा सकता। स्टेट इंडिया के प्रेसिडेंट या स्टेट के गवर्नर के अगेंस्ट नहीं इशू किया जा सकता। और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता जब वो फैसला सुना रहे हो कि आप ये फैसला मत सुनाओ, एक्स फैसला मत सुनाओ, वाई फैसला सुनाओ। ऐसा मैंडेमस नहीं इशू किया जा सकता है। आखिरी स्टेटमेंट है, आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस हैज नॉट एग्जामिन्ड द इश्यू ऑफ रिमूवल ऑफ द स्टेट गवर्नर।
तो हमें दोस्तों पता है सरकारिया कमीशन 1988 में अपनी रिपोर्ट देता है और ये सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर रिपोर्ट देता है। इसके अंदर इसने गवर्नर को लेके कई सारी रिकमेंडेशंस दी है और एग्जामिन किया था इशू की गवर्नर की अपॉइंटमेंट, गवर्नर की रिमूवल कैसे होना चाहिए। वैसे ही 2007-8 में पुंछी कमीशन अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज करता है और ये कमीशन भी सेंटर स्टेट रिलेशंस को एग्जामिन करने के लिए बना था और इसने भी गवर्नर की पोजीशन और गवर्नर की अपॉइंटमेंट रिमूवल के बारे में बात की है। वेंकटचालिया कमीशन जो है 2002 में बना था और इसने आपके कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू किया था। तो नेशनल कमीशन फॉर रिव्यूइंग ऑफ द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये वेंकटचालिया कमीशन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो रिटायर्ड जस्टिस एम वेंकटचालिया साहब थे। तो ये भी इस इशू को एग्जामिन करता है, गवर्नर के इशू को। ठक्कर कमीशन जो बनाया गया था बेसिकली वो एमवी ठक्कर साहब के चेयरमैनशिप में बनाया गया एक सिंगल मेंबर कमीशन था जो ये एग्जामिन करने के लिए बना था कि इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई है, मौत हुई है, उनके क्या क्या कारण है, क्या उसमें कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी भी इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व है। तो इस चीज के ऊपर इंदिरा गांधी की जो असैसिनेशन है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये बना था। तो ये चीजें आपने याद रखनी, ये फैक्ट्स आपने याद रखने। साथ ही साथ आप जो भी आज हमने फैक्ट्स पढ़े हैं, चाहे वो मैंडेमस के बारे में हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में हो, चाहे वो आर्टिकल 3 आर्टिकल 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में हो, आपको ये रिवाइज कर लेना है फटाफट से, तो आपकी आज की रिवीजन पूरी हो जाती है।